दोस्तों, शुक्रवार 27 दिसंबर को मैंने वादा किया था लोकतंत्र नृत्य में कि मैं मनमोहन सिंह पे एक स्पेशल प्रोग्राम बनाऊंगा और उसमें जो थोड़ी बहुत जानकारी दी थी उसी से लोग स्कैंडलाइज हुए, लेकिन ये एक विस्तृत चर्चा है। बहरहाल आप जानते हैं कि कल यानी कि शनिवार को 28 तारीख को उनका दाह संस्कार हो गया और 7 दिन का राष्ट्रीय शोक हो गया। कैबिनेट ने एक शोक प्रस्ताव पारित कर दिया, मौन हो गया और जो कुछ संभवतः सब हो गया। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी उसमें एक ये इशू बना रही है कि साहब जहाँ पे दाह संस्कार हुआ है वहीं पर इनका स्मारक भी बनना चाहिए। और इसको लेकर वो तरह से बात कर रहे हैं कि साहब इकलौते सिख प्रधानमंत्री थे और इसको सिखों की इज्जत का सवाल बना रहे हैं कि साहब आप सिखों का अपमान कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब सिखों की बात आ गई तो फिर इसमें पंजाब से शिरोमणि अकाली दल भी कूद पड़ा और आपने सुखबीर सिंह बादल का भी बयान देखा और सिद्धू का भी बयान देखा, नवजोत सिंह सिद्धू का, कि ऐसा स्मारक बनना चाहिए, वहाँ स्मारक बनना चाहिए, वहाँ बनना चाहिए। बहरहाल सारा बवाल है किस बात का, मैं आपको बहुत नटशल में बता दूँ। 2013 में जब मनमोहन सिंह के कार्यकाल का अंतिम वर्ष चल रहा था तो एक प्रस्ताव पारित किया था मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने। उन्होंने कहा था कि साहब यमुना किनारे जो राजघाट है उस पर अब किसी भी प्रधानमंत्री की समाधि बनाने के लिए, स्मारक बनाने के लिए अलग से जगह नहीं दी जाएगी। ये फैसला खुद मनमोहन सिंह का था। देखिए, राजघाट पे प्रधानमंत्रियों की समाधि बनती रही है, लेकिन वहाँ पे करीब 245 एकड़ ज़मीन है। उस 245 एकड़ में 100 एकड़ से ज़्यादा तो केवल नेहरू, इंदिरा, राजीव और संजय गांधी की है। और जैसा मैंने आपको बताया कि संजय गांधी तो एक बार के सांसद थे, कोई प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है, तो कोई मंत्री भी नहीं थे। बहरहाल 100 से ज़्यादा एकड़ उनके पास है। अब जो बची हुई जगह है करीब आप 125 एकड़, उसमें आप मान लें जितने बाकी प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनकी समाधियाँ हैं। तो मनमोहन सिंह की सरकार ने 2013 में यह आदेश पारित कर दिया कि अब जो भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जिनकी डेथ होगी उनकी समाधि दिल्ली में एक ही जगह बनाई जाएंगी। और जगह भी तय हो गई, जहाँ पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का स्मारक है और उसका नाम तय हुआ राष्ट्रीय स्मृति स्थल। तो अटल बिहारी की समाधि भी बाद में यही बनी। और आपने देखा कि नरसिम्हा राव जिनकी समाधि कांग्रेस ने बनाने से इनकार कर दिया था, उनकी समाधि भी 2015 में नरेंद्र मोदी ने इसी स्मृति स्थल पे बनाया। अब जाहिर सी बात है कि यहीं पे आपको मनमोहन सिंह की भी समाधि बनेगी। लेकिन अब इसको लेकर जिस तरह का एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करी जा रही है कि साहब जहाँ पे उनका दाह संस्कार हुआ वहीं बनाओ, राजघाट में बनाओ, तो मेरा अपना मानना है कि मोदी सरकार को इसमें एक फ़ैसला लेना चाहिए कि भाई 245 एकड़ में से अगर 125 एकड़ केवल नेहरू गांधी परिवार के पास है और इतनी बड़े बड़े 25-25, 50-50 एकड़ की समाधियां हैं नेहरू की, गांधी की, उसी में जगह काट के इनको दे दो अगर गांधी परिवार को इतनी ज़रूरत पड़ी है। आप कहिए तो एक बार कि हम नेहरू और इंदिरा की समाधि के बीच में मनमोहन सिंह की समाधि बना देंगे, फिर देखिए कांग्रेसी कितना बवाल मचाएंगे। उनको मनमोहन सिंह से कुछ लेना देना नहीं है। मनमोहन सिंह की उन्होंने जितनी इज्जत की और जितना उनको सम्मान दिया, ख़ास तौर से गांधी परिवार में, ये मैं आगे आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। वो उन्हें हर चीज़ को एक कंट्रोवर्सी बनाना है, इसलिए वो इसको बना रहे हैं। बाकी आप जान लें कि कांग्रेस से ही निकले थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो साहब उनकी कौन सी आपने समाधि बना दी। अभी आपने देखा है कि प्रणब मुखर्जी जो कि राष्ट्रपति रहे हैं, उनकी लड़की शर्मिष्ठा मुखर्जी का आज ही बयान आया है कि जब उनके पिताजी का निधन हुआ था तो कांग्रेस ने तो शोक जताने के लिए एक वर्किंग कमेटी की बैठक तक नहीं बुलाई थी, बल्कि वीपी सिंह का जो कांग्रेस की उस समय सरकार थी, वो लोकसभा में जो शोक संदेश पढ़कर सुनाया गया, आप माने केवल 2 मिनट का शोक संदेश था। नरसिम्हा राव का तो और भी छोटा था। नरसिम्हा राव का तो आपको याद होगा कि चूँकि नरसिम्हा राव से सोनिया गांधी की बनी नहीं थी, तो नरसिम्हा राव का पार्थिव शरीर फुटपाथ पे पड़ा रहा कांग्रेस हेडक्वार्टर के सामने, और सोनिया गांधी ने कांग्रेस हेडक्वार्टर के दरवाजे नहीं खुलवाए, गेट नहीं खुलवाए। और तो और जैसे आज वो कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह के परिवार की इच्छा है कि यहाँ समाधि बने, वहाँ बने। नरसिम्हा राव के जो परिवार था उन्होंने बहुत खुल के कहा था कि वो चाहते हैं कि उनके पिताजी का जो स्मारक है और जो उनका दाह संस्कार है वो दिल्ली में हो, पर सोनिया गांधी ने साफ मना कर दिया। उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं संभव, आप अपनी पिताजी की बॉडी लीजिए और हैदराबाद जाइए। फाइनली यही हुआ, उन्हें हैदराबाद जाना पड़ा। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि उनका स्मारक अंत में नरेंद्र मोदी ने 2015 में बनाया। तो ऐसे करके ये अपने प्रधानमंत्रियों का, अपने राष्ट्रपतियों का, अपने राष्ट्रीय नेताओं का हमेशा से अपमान करते रहे गांधी परिवार। उसमें कोई नई बात बिल्कुल नहीं है।
बहरहाल लौट के आते हैं मनमोहन सिंह पे, जिनको हम जानते हैं कि नेहरू गांधी परिवार के बाद पहले व्यक्ति थे जो लगातार 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे। कभी कोई चुनाव नहीं जीते, एक बार लड़े थे 1999 में साउथ दिल्ली से, और विजय मल्होत्रा ने उनको हरा दिया था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि चुनाव न लड़ना ठीक नहीं है, और राज्यसभा में अलबत्ता वो अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले तक 2024 तक बने रहे। और मज़ेदार बात ये थी कि वो रहने वाले पंजाब में थे, दिल्ली में राजनीति करते थे, लेकिन वो राज्यसभा में आते थे आसाम से चुन के। और सोचिए कि आप इस देश का 10 साल तक प्रधानमंत्री हलफनामा देता था कि मैं आसाम का रहने वाला हूँ, और इसके लिए आसाम में उन्होंने एक पूर्व मुख्यमंत्री के घर में एक छोटा सा कमरा किराए पे ले रखा था। कभी उसमें गए नहीं, लेकिन एक किराए पे लिखा पढ़ी में ले रखा था, जिसके ज़रिए वो बताते थे कि वो आसाम के रहने वाले हैं। आप सोच कर देखें। बहरहाल मनमोहन सिंह सिर्फ़ और सिर्फ, जैसे कि बराक ओबामा ने अपनी जो किताब उन्होंने लिखी है अ प्रॉमिस्ड लैंड, उसमें एक वाक्य इनके लिए लिखा है कि मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए प्रधानमंत्री बनाया कि वो राहुल गांधी के लिए कभी कोई खतरा नहीं हो सकते थे। मनमोहन सिंह की एक दूसरी खूबी भी थी कि उनके पास कोई राजनीतिक आधार नहीं था, और राजनीति में ये बात कभी कभी आपको बहुत ताकतवर बना देती है, क्योंकि हर आदमी आपको लेना चाहता है, सोचते रूटलेस आदमी है, जड़ विहीन आदमी है, ये हमारा कभी विरोध नहीं करेगा। मनमोहन सिंह ने दोनों ही वादे पूरे किए। वो राहुल गांधी के लिए कभी खतरा नहीं बने, और चूंकि उनका राजनीतिक आधार नहीं था, इसलिए वो सोनिया गांधी के हाथ में एकदम कठपुतली बनकर पूरे अपने कार्यकाल में रहे। इनफैक्ट आपको याद होगा कि जब ये इनको वित्त मंत्री बनाया था नरसिम्हा राव ने, 1991 की बात है, ये वो दौर था जब हम इतने परेशान थे कि हमने अपना सोना गिरवी रखा था केवल अपने देश का फॉरेन रिजर्व पाने के लिए। सोचिए, पहली बार ऐसा हो रहा था कि हम अपना देश का सोना गिरवी रख रहे थे। और उसके तत्काल बाद जो बजट पेश हुआ, उसमें मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के तौर पे 2 घोषणाएं की। एक तो ये कि सब पैसे हमारे पास नहीं, इसलिए किसानों को जो ये खाद की सब्सिडी दी जाती है वो कम की जा रही है। और दूसरी घोषणा ये की कि राजीव गांधी फाउंडेशन को सरकार की तरफ से 100 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। कमाल की बात है। अच्छा, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में एक ये भी रहा कि राजीव गांधी का जो फाउंडेशन था, ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, मैं श्योर हूँ किसी को कुछ नहीं मालूम। इसकी सब करता धरता सोनिया गांधी है। तो लेकिन जो एक होता है प्रधानमंत्री रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री राहत कोष जिसे पहले कहते थे, और जो अब पीएम केयर्स के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये इसलिए बनता है कि देश में अगर भूकंप आ जाए, देश में अगर कोई आपातकालीन स्थिति हो जाए, देश में बाढ़ आ जाए, तो उस स्थिति में ये प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसे निकाल कर दिए जाते हैं। पर आपको मालूम है कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसे निकाल के राजीव गांधी फाउंडेशन को भी दिए जाते थे। लेकिन गांधी परिवार ने अगर मनमोहन सिंह का पूरा इस्तेमाल किया, फ़ायदा उठाया, तो उन्होंने भी मनमोहन सिंह को 92 साल तक वो रहे, और 92 साल तक किसी न किसी स्थिति में बना कर रखा। जैसा मैं आपको बताया अभी कि वो 2024 तक राज्यसभा में रहे। प्रधानमंत्री से हटने के बाद भी राज्यसभा का उनका मोह नहीं गया। वो चल फिर नहीं पाते थे, वो ठीक से बोल नहीं पाते थे, सुन नहीं पाते थे, लेकिन वोटिंग के समय का और कोई महत्वपूर्ण वोटिंग के समय कांग्रेस पार्टी उनको व्हील चेयर पर लाकर पार्लियामेंट में बैठा देती थी। तो अभी भी देखें, जब मनमोहन सिंह की मृत्यु हुई तो इसकी जो घोषणा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने की, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने, इसकी घोषणा रॉबर्ट वाड्रा ने की। और रॉबर्ट वाड्रा ने भी, आप तमाशा देखें कि जहाँ पे वो एम्स में भर्ती थे, उससे पता चल रहा है कि जब वो उनकी मृत्यु हुई उसके आधे घंटे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने बता दिया कि मनमोहन सिंह नहीं रहे। अब ये रॉबर्ट वाड्रा को आधे घंटे पहले कैसे पता चल गया? देखें, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ने बताया कि मनमोहन सिंह जी की मृत्यु 9:51 में रात में हुई, जबकि रॉबर्ट वाड्रा ने उनकी मृत्यु की घोषणा 9:23 पर ही कर दी थी। तो ये कैसे उन्होंने किया, ये तो वही जाने। लेकिन मनमोहन सिंह का एक बड़ा फेमस बयान है, कोट है कि आज मीडिया मुझे कुछ भी कहे, आज के पॉलिटिशियंस मुझे कुछ भी कहें, मैं बहुत निश्चिंत हूँ और बहुत श्योर हूँ कि इतिहास मुझे बेहतर तरीके से याद रखेगा। बहरहाल इतिहास तो जब लिखा जाएगा और जब याद रखेगा, ये तो तब के लोग जाने। लेकिन अभी जो मुझे नज़र आ रहा है मनमोहन सिंह को लेके, क्योंकि इनकी डिग्रियों की बहुत चर्चा होती है, इनकी पढ़ाई की बहुत चर्चा होती है, तो मेरी नज़र में ये एक ऐसे एकेडमिशियन के रूप में याद रखे जाएंगे जो ढेर सारी डिग्रीज़ लेकर, ढेर सारी योग्यता लेकर भी अपनी महत्वाकांक्षा के चलते, अपने लालच के चलते इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी जैसे लोगों के सामने नतमस्तक रहे, इन तीनों में याद रखे कोई ग्रेजुएट भी नहीं था।
इन तीनों में कोई स्नातक भी नहीं था, तो क्या फ़ायदा हुआ आपकी उन डिग्रीज़ का जिसके चलते आप कुछ भी नहीं कर पाए और आप ऐसे लोगों के सामने एक समर्पण भाव में पड़े रहे। और रही बात कि इनकी इज़्ज़त कैसे की जाती थी, मैं आपको ये 2 वीडियोज़ दिखा रहा हूँ। तो ये आप पहला वीडियो देखें जिसमें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी झंडारोहण के लिए आ रही हैं। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं और किस तरह वो सोनिया को नमस्कार करने की कोशिश करते हैं और सोनिया उनकी तरफ देखती भी नहीं, आगे बढ़ जाती हैं। अब मैं आपको एक दूसरा वीडियो दिखाता हूँ, इसे आप देखें कि एक फंक्शन में जहाँ पे मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी दोनों मौजूद थी और प्रधानमंत्री गलती से उस कुर्सी पर बैठ गए जिसमें सोनिया को लगता था कि सिर्फ उन्हें बैठना चाहिए था। तो ऐसे में सोनिया के बॉडीगार्ड्स आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री को बाकायदा उस कुर्सी से उठा के कहते हैं आप दूसरी जगह बैठें, यहाँ तो सोनिया बैठेंगी। सोनिया खड़े होकर तमाशा देखती हैं और मनमोहन सिंह को उठाने के बाद वो जाके उस कुर्सी पर बैठ जाती हैं। अब ये दोनों वीडियोस जब आप देखते हैं, और मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ इनमें से कोई एडिटेड या फिर फेक वीडियो नहीं है। आप खुद सोचें कि सोनिया गांधी ने अपने आप को किस तरह एक सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में इनके ऊपर बैठ गई थी और मनमोहन सिंह ने अपने लालच और अपने महत्वाकांक्षा के चलते इसको मान भी लिया। आपको मालूम है कि सोनिया गांधी ने एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई थी और उसमें उनके सब खास कोटरी थी जो ज़्यादातर क्रिश्चियन थे और तकरीबन 90% से ज़्यादा लोग इसमें गैर हिंदू थे। तो ये कमेटी जो थी, इसका जो चेयरपर्सन खुद सोनिया गांधी थी। तो इसको आप सोचिए, संवैधानिक वैधता दे दी गई। इस कमेटी के अध्यक्ष जो कि सोनिया गांधी थी, उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे दिया गया। बाद में एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो एक कानून है कि आप लाभ के 2 पद नहीं ले सकते, क्योंकि सोनिया गांधी इसमें सांसद भी थीं और इसकी चेयरपर्सन भी थीं। तो सोनिया गांधी के विरुद्ध शिकायत हुई, लोग मुकदमे में चले गए और इलेक्शन कमीशन में चले गए। मामला इतना क्लियर करता कि सोनिया को पता चल गया कि इसमें कोई बचाव नहीं हो सकता, तो उन्होंने सांसद पद से इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन सांसद तो खैर वो दोबारा हो गई। मुश्किल से 3 महीने के अंदर मनमोहन सिंह एक नया कानून लेकर आ गए कि ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो लाभ के 2 पद वाला जो कानून है, ये सोनिया गांधी पे लागू नहीं होगा और ये नेशनल एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन पे लागू नहीं होगा। सोचिए, एक पर्सन के लिए, एक व्यक्ति के लिए इन्होंने संविधान में संशोधन कर दिया, एक नया कानून बना दिया और ये संविधान बचाने की बात करते हैं, कहते हैं संविधान बदल जाएगा। वैसे तो मनमोहन सिंह की सरकार जो 10 साल चली, उसमें गुनाहों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन जो चीज़ें मुझे अभी भी सबसे पहले अखरती हैं, जैसे इशरत जहाँ केस, ये एक ऐसा मामला था जिसमें एक ऐसी आतंकवादी और उसके साथ के आतंकवादियों को निर्दोष घोषित कर दिया गया था, जिसको बाद में डेविड हैडली, जो कि मुंबई हमले का एक्यूज़ था, और उसने भी माना कि आतंकवादी थे, पर मनमोहन सिंह सरकार ने इनको क्लीन चिट दे दी। बल्कि जो एक राजेंद्र कुमार करके आईबी के अधिकारी थे, उन्हीं के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी करा दी और इतना बुरा फंसा दिया। बल्कि उस समय आईबी के जो चीफ थे, एक मुस्लिम थे, आसिफ इब्राहिम, तो उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि साहब, एक आदमी ने अच्छा काम किया है और आप उसको फंसाते चले जा रहे हैं। राजेंद्र कुमार आज देखें इंटरव्यूज़ में बताते हैं कि आईबी ने अब ऐसे ऑपरेशंस करने ही छोड़ दिए। इतना बुरा मनमोहन सरकार ने सीबीआई के ज़रिए राजेंद्र कुमार को टॉर्चर किया। लेकिन जब आप कोर्ट गए तो आपको पता चला कि आपके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन इशरत जहाँ के इनकाउंटर को आपने इतना पॉपुलर बनाया, इतना पब्लिक मेमोरी में चला गया, सिर्फ इसलिए कि वो गुजरात में हुआ था और आपको नरेंद्र मोदी को बदनाम करना था। और राजेंद्र कुमार जैसे अधिकारी की आपने नौकरी बर्बाद कर दी, उनका कैरियर बर्बाद कर दिया और उसके बाद आईबी इस तरह के ऑपरेशंस करने से बचने लगी। दूसरा, आपको याद होगा कि यासीन मलिक जैसे आतंकवादी हत्यारे, वैसे तो उन्होंने दर्जनों हत्याएँ की हैं, लेकिन एक ख़ास तौर पे जो मुझे अखरता है कि जो 4 हमारी इंडियन एयरफोर्स के लोगों को यासीन मलिक ने ना सिर्फ मारा बल्कि कोर्ट में कबूल किया कि हमने मारा। और सोचिए, वो एकदम सिविलियंस की तरह चले जा रहे थे, आपने उनको 20 सड़क पे भून के रख दिया।
इस हत्यारे को, इस आतंकवादी को मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री आवास में बुलाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसको यूथ आइकन बताते हैं और उसका सम्मान करते हैं, और बाद में मनमोहन सिंह और यासीन मलिक के पोस्टर्स और बैनर्स लगा के इस नाम पे कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के वोट भी मांगती है। ये वो चीज़ें हैं जो वास्तव में परेशान करती हैं। ये मनमोहन सिंह की सरकार थी जिस समय पहली बार भगवा आतंक की बात हुई। अब आप देखें, आपको विकीलीक्स याद होगा ना, जिसमें बहुत ढेर सारे गोपनीय केबल्स लीक हो गए थे, तो उसमें एक ये केबल ये भी लीक हुआ था, उस दौरान बहुत प्रमुखता से छपा भी था कि राहुल गांधी अमेरिका के जो राजदूत थे उनसे मिलकर कहा कि क्या आप लोग इस्लामिक टेरर और मुस्लिम टेरर की बात करते हैं, भारत में जो असली खतरा निकल रहा है और जो जाके पूरी दुनिया को परेशान करेगा वो हिंदू आतंकवाद है। मैं आपको यूनाइटेड नेशंस के जितने टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी लिस्ट दिखा रहा हूँ, उसका लिंक यहाँ पे दूंगा। आप देखेंगे 99% से ज़्यादा जो इसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आतंकी संगठन हैं, वो इस्लामिक हैं। जो बचे खुचे हैं वो वामपंथी हैं। उस पूरी सूची में एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है, लेकिन ये आरएसएस को आतंकवादी बताते हैं। कोई बात नहीं, अब आप जाके अमरीकी राजदूत से कह रहे हैं कि अगर आपको डरना है तो हिंदुओं से डरिए क्योंकि वो आतंकवादी हैं, और ये काम मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ। मैं आपको एफबीआई के मोस्ट वांटेड की लिस्ट दिखा रहा हूँ, आप देखें, इसमें 100% सब के सब इस्लामिक टेररिस्ट हैं। लेकिन राहुल गांधी अमेरिका को समझा रहे थे कि डरना है तो भगवा आतंकवाद से डरो, और ये काम मनमोहन सिंह की वॉच पे हुआ। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुआ उन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। आज अक्सर बात होती है कि चीन हमारा यहाँ कब्ज़ा कर रहा है, वहाँ कब्ज़ा कर रहा है। चीन ने भारत में इकलौती बार जो सबसे पहले कब्ज़ा किया था वो 1962 में, जब अक्साई चीन पे थे। उसके बाद दोबारा जो कब्ज़ा हुआ वो मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ। 2013 में हमारे जो पहले पूर्व विदेश सचिव थे, फॉरेन सेक्रेटरी श्याम सरन, तो बाद में उनकी किताब भी आई, और उस समय वो चेयरमैन थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के। तो उन्होंने मौके पे जाकर देखा था और अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी मनमोहन सिंह सरकार को कि साहब, चीन ने हमारे यहाँ 640 स्क्वायर किलोमीटर कब्ज़ा कर लिया है। और आप देखें, ये तो आप चारों तरफ रिपोर्ट भी अब होता है, लेकिन उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार ने इसको सुनकर पूरी तरह से दबा दिया। यानी 1962 के बाद अगर चीन ने हमारे यहाँ कभी कब्ज़ा किया तो मनमोहन सिंह की सरकार में किया, और मनमोहन सिंह तमाशा देखते रहे, उन्होंने कभी इस पर एक लफ्ज़ नहीं बोला। और सिर्फ चीन ही नहीं, पाकिस्तान लगातार हम पे हमले करता रहा, हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाता रहा, और जबकि ये बढ़ता बढ़ता मामला 26/11 तक पहुँच गया जब मुंबई अटैक हुआ। लेकिन मनमोहन सिंह तब भी खामोश थे, उन्होंने पलटकर कुछ नहीं किया। अच्छा देखें, लोकतंत्र में, किसी भी दुनिया के लोकतंत्र में घोटाले होते हैं, भ्रष्टाचार होता है। भारत में तो नेहरू के समय से आपको जीप घोटाला से लेकर अभी तक कितने घोटाले सामने आए हैं, बोफोर्स और क्या क्या। लेकिन मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आपको नहीं लगता है कि शायद ना उसके पहले ना उसके बाद इतने घोटाले, इतने स्कैम्स तो कभी हुए ही नहीं। मतलब मनमोहन सिंह की सरकार सिर्फ घोटालों और सिर्फ स्कैम्स, लूट और प्लंडर के लिए जानी गई। आप यही कहते रहे, मैं तो ईमानदार हूँ, मैं तो व्यक्तिगत रूप से ईमानदार हूँ। तो अगर आप ईमानदार बन के वहाँ बैठें और आपकी नाक के नीचे आप ज़रा लिस्ट देखें कैसे कैसे घोटाले होते चले गए, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए, तो ऐसे में आपकी ईमानदारी का क्या मतलब? आप डेफिनेटली बेईमान हैं, क्योंकि आपने सिर्फ, ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप पैसे लें, कैश लें तभी आप बेईमान हैं। आपने प्रधानमंत्री बने रहने के लिए कांग्रेस के मंत्रियों और कांग्रेस से जुड़े हुए मंत्रियों, मतलब जो गठबंधन के मंत्री थे, डीएमके टाइप के, ए राजा टाइप के, उन सब का भ्रष्टाचार सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया कि आपकी गद्दी सलामत रहे, और सलामत रही भी। लेकिन एक बात ज़रूर हुई मनमोहन सिंह के समय में, और मुझे लगता है कि इसके लिए आप मनमोहन सिंह को धन्यवाद दे सकते हैं कि मनमोहन सिंह के टाइम में ये सब बातें इतनी चरम पे चली गईं, घोटालों से लेके, फर्जी नैरेटिव से लेके, पाकिस्तान से लेके, चीन से लेकर, कि भारत की सामूहिक चेतना किसी हद तक जाग गई।
और वो जनता जिसने 2004 में अटल को इंडिया शाइनिंग के नारे के बावजूद, बहुत अच्छा काम करने के बावजूद भाजपा को हरा दिया था, अटल बिहारी को हरा दिया था, 2014 आते आते इस कदर पक गई थी मनमोहन सिंह के कार्यकाल से कि आपने देखा कि नरेंद्र मोदी की कितनी बम्पर जीत के रूप में भारतीय जनता का ये फ्रस्ट्रेशन सामने आया। देखिए, अगर आपको मनमोहन सिंह को समझना है तो आपको मूलतः समझना पड़ेगा कि वो एक नौकरशाह थे, ही वॉज ए ब्यूरोक्रेट। और जब मैं उनको नौकरशाह और ब्यूरोक्रेट कहता हूँ तो मेरा मतलब ये नहीं कि वो आईएएस क्वालिफाई करके आए थे, वो तो एक शिक्षक थे, एकेडमिशियन थे, लेकिन ये उसी लैटरल एंट्री से आए थे जिसका अभी राहुल गांधी इशू बनाते हैं और जिसको लेके मोदी सरकार पे प्रहार करते हैं। उसमें मतलब पूरी सरकार में नेहरू से लेकर मोदी तक लगातार लैटरल एंट्री से लोग आते रहे हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, मोंटेक सिंह एलोवालिया हो, रघुराम राजन हो, और नंदन नीलकर्णी हो, या फिर ये सैम पित्रोदा हो। तो लैटरल एंट्री से लोग हमेशा आते रहे हैं, आ रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। वो अलग बात है कि राहुल गांधी जब भी किसी मुद्दे को उठाते हैं तो भूल जाते हैं उनका इतिहास, उनकी पार्टी का इतिहास, उनके परिवार का इतिहास। बहरहाल, एक विलक्षण आदमी मनमोहन सिंह 1969 से लेकर 2024 तक 55 साल, मैं दावा कर सकता हूं कि पूरी दुनिया में कोई नौकरशाह, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई नेता, कोई भी आदमी इतने लंबे समय तक सत्ता में नहीं रहा। मनमोहन सिंह 55 साल किसी न किसी रूप में हमेशा सत्ता में बने रहे। मतलब आप सोचिए, पहले एडवाइज़र के रूप में आए, फिर सचिव बन गए, फिर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे, योजना आयोग के सदस्य रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, इंदिरा और राजीव के सारे बजट उन्होंने बनाए। 1990 में जो हम दिवालिया हुए, वो पूरी आप समझिए कि 69 से लेकर 90 तक, ये 20-21 साल ये मनमोहन सिंह की पॉलिसीज़ थी जिन्होंने हमको 1990 में दिवालिया कर दिया। तो ही वॉज जस्ट आ बाबू, एक ऐसे बाबू जिनको जो कहा जाता था वो कर देते थे। इंदिरा कहती थी कर दो, उन्होंने कर दिया। राजीव कहते थे कर दो, उन्होंने कर दिया। नरसिम्हा राव के लिए देखिए आपने वो संजय बारू की किताब है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, आप उसको पढ़िए। और भी जगह नज़र आता है कि किस तरह नरसिम्हा राव के पास भी वही बजट बना के ले गए थे जो इंदिरा और राजीव के लिए बनाते थे। तो नरसिम्हा राव ने इनको बहुत डांट पिलाई। उन्होंने कहा मैंने तुमको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया, एक पूंजीवादी बजट बनाओ, हमारा दिवाला निकल चुका है मनमोहन सिंह। तब ये जाके वो बजट बना के लाए जो नरसिम्हा राव चाहते थे। तो वित्त मंत्री ये थे, आज कांग्रेस इनको श्रेय देना चाहता। हकीकत ये कि पूरे नरसिम्हा राव का बजट था, नरसिम्हा राव की नीतियाँ थीं जिन्होंने लाइसेंस राज ख़त्म कर दिया, इकॉनमी को ओपन अप कर दिया। और 1991 से जो हमारी नीतियाँ बदली, तो आप देख रहे हैं भारत कहाँ से कहाँ आ गया। लेकिन मनमोहन सिंह किसी ना किसी कैपेसिटी में सत्ता में बने रहे, वो सांसद हों, मंत्री हों, वित्त मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, सचिव हों, गवर्नर हों, आरबीआई गवर्नर हों, योजना आयोग में हों, सेक्रेटरी हों, एडवाइज़र हों, उनको सत्ता से कभी नहीं हटे। बल्कि जब चंद्रशेखर 4 महीने के लिए प्रधानमंत्री हुए, जब वो जाने लगे तो बताते हैं कि मनमोहन सिंह उनसे कहा कि जाके भाई हमको जाते जाते यूजीसी का चेयरमैन ही बना दो। तो कहते हैं कि चंद्रशेखर ने कहा कि साहब मैं तो इस्तीफ़ा दे चुका हूँ, ये एथिकल नहीं होगा, नैतिक नहीं होगा कि मैं आपको इस्तीफ़ा देने के बाद यूजीसी का चेयरमैन बनाए। फिर किसने क्या कहा वो तो मुझे नहीं मालूम, पर मनमोहन सिंह यूजीसी के चेयरमैन बन गए। रही बात मनमोहन सिंह की वित्तीय नीतियों की, तो आप इसको इस तरह समझें कि 73-74 में जब ये इंदिरा गांधी के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र यानी मुख्य वित्तीय सलाहकार थे, तो इन्होंने साहब 2 स्कीम्स आप उस समय की समझ लें। पहले ये कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम, यानी देश में जो आदमी भी 15,000 रुपये से ज़्यादा कमाता है तो उसको अपनी इनकम का 4% ज़बरदस्ती सरकार में जमा करना पड़ेगा, और वो 5 साल के लिए सरकार के पास रहेगा। 5 साल के बाद 4 किस्तों में आपको लौटाया जाएगा, वो केवल 4% ब्याज के साथ, उसको फिक्स डिपॉजिट भी नहीं माना जाएगा। 25,000 से ज़्यादा जो कमाते थे उनके ऊपर 6%, और 70,000 से ऊपर जो कमाते थे उनको अपनी इनकम का 18% सरकार को ज़बरदस्ती दिया जाता। इसको कंपलसरी डिपॉजिट स्कीम कहा गया। बल्कि आप देखें कि इनके जब ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, तो आप इमेजिन करके देखें कि इंदिरा गांधी ने उस वक्त इनकी राय पे चलते हुए भारत में इनकम टैक्स 97.5%, 97.5। आप एक बार सोच कर देखें कि यदि आपने 100 रुपये कमाए तो आपके हाथ में से 2.5 रुपया आता था।
₹97.5 सरकार ले जाती थी। ये मनमोहन सिंह की आर्थिक नीति थी। देखिए, मैं 73-74 की बात कर रहा हूँ और फिर 75 में इमरजेंसी लग गई। इसका कारण था, खैर वो जो इंदिरा गांधी डिस्क्वालीफाई हुई थी वो तो एक कारण था ही, लेकिन ये जब आप 97.5% टैक्स ले रहे थे तो देश में इतना ज़्यादा असंतोष था। जब इंदिरा गांधी चाह के भी चुनाव उस समय नहीं करा सकती थी, पूरे देश में जो 1977 में उनका बाजा बजा, मतलब बुरी तरह हारी, उससे बुरा वो 1975 में हार जाती, क्योंकि मनमोहन सिंह 97.5% टैक्स लगा चुके थे। 1991 में भी कुछ ऐसा ही बजट बना के नरसिम्हा राव के पास ले गए। उन्होंने कहा, साहब हमारे पास पैसे नहीं है, हमने अपना सोना गिरवी रखना पड़ा है, वगैरह वगैरह, ऐसा करते हैं, खूब टैक्स बढ़ा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। नरसिम्हा राव ने उनसे कहा कि भाई यही सब करके तुमने इंदिरा को डुबो दिया, राजीव को डुबो दिया, अब मेरा नंबर मत लगाओ, जिस काम के लिए तुम्हें लाया वो काम करो। एक अच्छे बाबू, एक अच्छे नौकरशाह की तरह मनमोहन सिंह ने उनकी बात मानी और वैसे ही बजट बना कर दिया। देखिए, मैं मानता हूँ कि जब मनमोहन सिंह को अपनी गद्दी नज़र आती थी तो उन्हें कुछ नज़र नहीं आता था, ना चीन, ना पाकिस्तान, ना हिंदू टेरर, ना मुस्लिम टेरर। उन्हें सिर्फ एक चीज़ समझ में आती थी कि येन केन प्रकारेण किसी तरह अपनी सत्ता बचा कर रखना है। 2010 में आपको बताएं कि सरकारी जो गोडाउन होते हैं जिसमें फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से अनाज खरीद कर उसमें स्टोर करती है किसी इमरजेंसी के लिए, तो इतना ज़्यादा अनाज हो गया था कि साहब सड़ रहा था, लाखों टन अनाज सड़ रहा था। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त 2010 को एक आदेश कर दिया कि भाई आपके पास लाखों टन अनाज सड़ रहा है, आप इसको गरीबों में ही बांट दें। तो उसमें मनमोहन सिंह ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप इस देश के लोगों को मुफ्तखोर बनाना चाहते हैं, 40 करोड़ लोगों को आप कह रहे हैं मुफ्त में अनाज दे दें। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी हद में रहे, अपनी हैसियत में रहे, और सरकार चलाना हमको आता है, आप हमारे बीच में ना बोलें। सुप्रीम कोर्ट बैकआउट कर गई। ये बात मैं इनकी मानता हूँ मनमोहन सिंह की, कि अदालत को उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अपनी हदों में रहने का आदेश दिया और हर बार अदालत को उनकी बात माननी पड़ी। अगला किस्सा भी बताता हूँ, पहले इसको समझें। आपने देखा कि मनमोहन सिंह किस तरह 2010 में सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि 40 करोड़ लोगों को अनाज बांटने की कोई व्यवस्था ही नहीं हो सकती, ऐसा सिस्टम ही नहीं बन सकता। फिर आपने देखा कि किस तरह 2020 में कोविड आने के बाद नरेंद्र मोदी तब से लेकर अब तक 82 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हैं। मतलब आप 40 करोड़ को नहीं बांट पा रहे थे, 82 करोड़ को बांट रहे हैं। तो मनमोहन सिंह पर फ़र्क नहीं पड़ता था, ना गरीबों का, ना अनाज सड़ने का। उनको जो कुछ नज़र आती थी सिर्फ अपनी गद्दी। इसके अलावा भी मुझे याद है कि किस तरह मनमोहन सिंह ने हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा में जब ओबीसी कोटा 27% लागू किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी दखल देने की कोशिश की, उसे रोक के रखा, तो मनमोहन सिंह सुप्रीम कोर्ट पे बहुत बिगड़ गया। उन्होंने कहा हमारे काम में आप दखल ना दें, सरकार हमें चलानी आती है। सुप्रीम कोर्ट को वहाँ भी बैकआउट करना पड़ा और मनमोहन सिंह ये कोटा लागू करने में कामयाब रहे। बहरहाल कोटा वो लागू कर रहे थे अपनी सरकार बचाने के लिए, अनाज देने से उन्होंने मना भी कर दिया था तो अपनी सरकार बचाने के लिए। बाकी जगह उनका क्या हाल था, मैंने चाइना बताया, पाकिस्तान बताया। इंडियन आर्मी इस बुरे हाल में थी कि उस समय जो हमारे आर्मी चीफ थे, आप ज़रा उनका बयान देखें कि ना हमारे पास गोला बचा है, ना बारूद बचा है, हमारे पास हम बुरा हाल है। इस समय अगर हमारे किसी भी देश से टकराहट हो जाएगी तो हम लड़ने लायक तक नहीं बचें, जीतना तो बहुत दूर की बात है। फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ जे सिंह ने तो बाकायदा बाद में एक बयान देकर बताया कि सोनिया गांधी सियाचिन, जिसको बड़ी मुश्किल से हमने हासिल किया था, पाकिस्तान को देना चाहती थी और मनमोहन सिंह इसके लिए तैयार थे और मनमोहन सिंह ने बाकायदा पाकिस्तान से इसमें बातचीत शुरू कर दी थी। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि इंडियन आर्मी हमारी पॉलिटिक्स में दखल दी। ये पहली बार हुआ कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब इसमें एक हो गई और उन्होंने मनमोहन सिंह से कहा साहब हम ऐसा नहीं होने देंगे और मनमोहन सिंह को बैकआउट करना पड़ा। यानी मनमोहन सिंह की चली होती तो हम सियाचिन भी दे चुके होते। 640 स्क्वायर किलोमीटर इन्होंने चाइना को दे दिया और पाकिस्तान को सियाचिन देने के लिए बेताब बैठे थे, सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री बने रहें। ये थे ईमानदार मनमोहन सिंह। आपको 1971 का बांग्लादेश वॉर याद होगा, जो हमारी सबसे बड़ी जीत मानी जाती है, और उसके हीरो थे सैम मानेकशॉ, जो बाकी फील्ड मार्शल बने। फील्ड मार्शल मानेकशॉ का जब 2008 में निधन हुआ तो आप सोच कर देखें कि एक भी सेना प्रमुख को वहाँ नहीं जाने दिया। मतलब आपके फील्ड मार्शल की डेथ हो रही है। फील्ड मार्शल तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, कायदों से तीनों सेनाओं को प्रमुख को वहाँ होना चाहिए। एक भी सेना प्रमुख वहाँ नहीं गया
और तो और सरकार से भी कोई वरिष्ठ मंत्री नहीं गया, एक जूनियर मिनिस्टर को भेज दिया गया सिर्फ इसलिए कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी मानिक शाह से नाराज़ थे। अब सवाल मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि सोनिया और मनमोहन को मानिक शाह से इतनी नाराज़गी क्या थी। मानिक शाह ने रिटायरमेंट के बाद एक काम कर दिया, उन्होंने महाराष्ट्र में सावरकर की एक मूर्ति का अनावरण कर दिया और उनके एक फंक्शन में खड़े होकर बयान दे दिया कि 1971 में अगर इंदिरा गांधी की जगह सावरकर प्रधानमंत्री होते तो हमें ढाका से वापस आने की जगह हमको रावलपिंडी जहाँ पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर है, रावलपिंडी भी भेज देते और हमारा तिरंगा दोनों जगह फहरा रहा होता। जाहिर सी बात, ये बात सोनिया गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने पेंशन को लेकर जितना परेशान किया वो तो हम सब जानते हैं। उन्होंने सैम मानेकशॉ जैसे वॉर हीरो को उनकी डेथ पे, उनकी दाह संस्कार पे भी अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आज ये मनमोहन सिंह के दाह संस्कार को लेकर राजनीति कर रहे हैं। मैं लगातार मनमोहन सिंह की वो तमाम बातें कंपेयर कर रहा हूँ जो कि अभी आरोप लगते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, फिर वो चाहे अनाज बांटने की बात हो, चाहे लैटरल एंट्री की बात हो। अब मैं आपको एक और बताता हूँ कि साहब लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराएंगे। मनमोहन सिंह ने जाति जनगणना 2011 में कराई थी और उस समय दिक्कत ये हुई कि 1931 में जब आखिरी बार जाति जनगणना हुई थी तो देश में 4 लाख जातियां निकली थी। मनमोहन सिंह ने जब 2011 में ये जाति जनगणना कराई तो पता चला 4 लाख की जगह 46 लाख जातियां निकल आई, तो मतलब 10 गुने से ज़्यादा हो गई। अब वो मनमोहन सिंह इतना पैनिक कर गए कि वो पूरा का पूरा डेटा दबा कर बैठ गए और आज तक उसको दोबारा सामने लाने की हिम्मत कांग्रेस नहीं कर पाई और ना ही कांग्रेस कहती है कि साहब हमने कराई थी, उसको केवल आप डेटा सामने ले आइए। उन्होंने तो आपको मालूम है कि कर्नाटक में भी कराई थी, वो भी डेटा कांग्रेस सामने नहीं लाई। इसी तरह भी आपको याद होगा कि भाजपा सरकार ने एक कानून खासतौर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किया था कि दुकानदारों को अपने मालिकों के नाम का लाइसेंस प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करना पड़ेगा, सामने दिखाना पड़ेगा। आज इसको लेकर विपक्ष इतना तमाशा बना रहा है, लेकिन ये कानून पहले से है और ये कानून भी जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते ही केंद्र सरकार ने ही बनाया था और उस उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इस कानून का समर्थन किया था और फाइनली जब इस कानून की नियमावली लागू हुई तो उत्तर प्रदेश में मायावती मुख्यमंत्री थी, यानी मनमोहन सिंह भी थे, मायावती भी थी और मुलायम सिंह भी थे और आज ये योगी सरकार को दोष दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी पे ये भी आरोप लगता है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के यहाँ चले गए और आपने वहाँ पर गणपत बप्पा की आरती कर ली। लेकिन मैं आज आपको ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ कि उस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस बालाकृष्णन, वो भी आप मनमोहन सिंह के साथ आपको इनकी इफ्तार पार्टी में नज़र आ रहे हैं। तो यानी अगर प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इफ्तार पार्टी में एक साथ हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गणेश पूजन में साथ हो गए हैं तो फिर वो संविधान पे खतरा हो जाता है। मनमोहन सिंह की ईमानदारी का सबसे बड़ा ढोल उस वक्त खुलता है जब 2013 में सुप्रीम कोर्ट एक आदेश करती कि जो भी पॉलिटिशियन जिसको 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी तो जब उसकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी तो उसके भी 6 साल बाद तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। लालू यादव को जानवरों का चारा चुराने में सज़ा हो गई, हम सब जानते हैं। लालू यादव शुरुआत में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं थे, फिर मनमोहन सिंह उनके घर गए, सोनिया गांधी को लेकर उनके हाथ पैर जोड़कर उनको मना लिया, तैयार हो गए, तो लालू यादव का बहुत एहसान मानते थे। ऐसे में मनमोहन सिंह लालू यादव को मदद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का प्रयास करते हैं और उसके लिए बाकायदा अध्यादेश लाते हैं और ये जो अध्यादेश था ये कैबिनेट से पास भी करा लिया गया था। लेकिन तब तक सोशल मीडिया आ चुका था और इस पर इतना बवाल शुरू हो गया और राहुल गांधी को लगा कि साहब ये तो हीरो बनने का बहुत अच्छा मौका है, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के मनमोहन सिंह का अध्यादेश फाड़ दिया। मनमोहन सिंह को वो अध्यादेश वापस लेना पड़ा। किसी भी प्रधानमंत्री का इससे ज़्यादा अपमान नहीं हो सकता कि उन्हीं की पार्टी का सांसद उनका अध्यादेश, उनका कैबिनेट से पास किया हुआ अध्यादेश फाड़ कर पब्लिक में फेंक दे। पर एक बात हमें माननी पड़ेगी कि मनमोहन सिंह की महत्वाकांक्षा की आड़ में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा या स्वाभिमान, इनमें से कोई भी रोड़ा कभी नहीं आया। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले इस बात को बहुत ज़्यादा एक इशू बनाया गया था कि भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप से लौटकर प्रधानमंत्री मोदी से क्यों मिलने गई।
मैं आपको याद दिलाऊं कि टीम तो पिछली बार भी मिलने गई थी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से, पर मनमोहन सिंह को उस समय सोनिया गांधी ने मना कर दिया कि आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, टीम मुझसे मुलाकात करेगी। फ़ोटो देखें, नरेंद्र मोदी की जगह यहाँ पे मनमोहन सिंह नज़र नहीं आ रहे हैं, सोनिया गांधी नज़र आ रही है। कुछ इस कदर सम्मान होता था गांधी परिवार द्वारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का। दोस्तों, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी का जो कंपैरिजन है वो एक मामले के बगैर अधूरा रह जाएगा, और वो है प्रधानमंत्री के तौर पे इन दोनों शख्सियतों का मीडिया से संबंध। अब देखिए कि मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नरेंद्र मोदी पे यह आरोप है कि उन्होंने एक बार भी मीडिया से खुलकर बात नहीं की। माना जाता है कि मीडिया लगातार मोदी के खिलाफ, आप कितना भी गोदी मीडिया की बात कर लें, पर हकीकत यह है कि मीडिया में जितना विरोध नरेंद्र मोदी का हुआ, और ये हम सब जानते हैं, वो शायद कभी किसी भी नेता का नहीं हुआ, शायद डोनाल्ड ट्रंप को छोड़कर। इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है। मनमोहन सिंह पे मीडिया आप देखते हैं बहुत मेहरबान थी। मतलब आज 6 और 7% इन्फ्लेशन यानी महंगाई पर हाहाकार मचता है। मनमोहन सिंह के शासन में महंगाई यानी इन्फ्लेशन 18% क्रॉस कर गया था, लेकिन आज भी उन्हें एक ऐसे राजनेता के रूप में प्रेजेंट किया जाता है कि जिसने भारत का मुकद्दर बदल दिया। इसका कारण आपको 2010 में नज़र आता है, जब नीरा राडिया टेप सामने आए थे। नीरा राडिया एक लॉबिंग फर्म चलाती थी। लॉबिंग यानी कि पब्लिक रिलेशन फर्म चलाती थी, यानी वो उद्योगपतियों के बिहाफ पे उद्योगपतियों की तरफ से सरकार में, नौकरशाही में और मीडिया में उनकी पैरवी करती थी। और उस समय उनके जो 2 बड़े क्लाइंट थे वो थे रतन टाटा और अंबानी। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी उनका फ़ोन टेप करते हैं, और 10,000 फ़ोन कॉल्स टेप होते हैं। उनमें से मुश्किल से 150 या 200 टेलीफोन रिकॉर्डिंग्स लीक हो जाती हैं और मीडिया में आ जाती हैं, और उनके ज़रिए हमको मालूम चलता है कि भारत के बड़े बड़े पत्रकार सरकार चला रहे थे। जिसको चाहते थे मंत्री बनाते थे, जिसको चाहते थे गिरा देते थे, गवर्नर्स अपॉइंट कराते थे, ठेके दिलवाते थे, बड़े बड़े वित्तीय फैसले कराते थे। आप जानते हैं मैं किन पत्रकारों की बात कर रहा हूँ। बहरहाल ये पत्रकार इतने ताकतवर थे, इन सबको पद्मश्री वगैरह दिया जाता था, इनसे सरकार के हर फैसले में राय ली जाती थी। विदेशी दौरों पे इन पत्रकारों का एक हुजूम प्रधानमंत्री के साथ जाता था, जो कुछ नहीं करता था, सिर्फ वहाँ खाता था, पीता था, महंगी शराबें लेता था और विदेशों में एंजॉय करता था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ये सब बंद कर दिया। उन्होंने कहा मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन की टीम जाएगी और कोई भी पत्रकार नहीं जाएगा। उन्होंने कहा इतने बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, इनके पास इतना पैसा है, अगर ये मेरी ट्रिप को कवर ही करना चाहते हैं तो ये अपने रिपोर्टर्स, अपने फोटोग्राफर्स को अपने पैसे पे भेजे, मैं क्यों इनको लेकर जाऊँ। तो कहाँ एक वो कार्यकाल था जहाँ पे पत्रकार सरकार चला रहे थे, और कहाँ ये कार्यकाल जहाँ पत्रकारों को विदेश जाने का भी फ्री में मौका नहीं मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है मीडिया मोदी से नाराज़ और मनमोहन पे मेहरबान है। देखिए, हम सबको मालूम है कि संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देना संभव ही नहीं है। अभी इन्होंने, कर्नाटक सरकार ने कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया। जब जब कोशिश हुई हमेशा टर्न डाउन कर दिया। लेकिन 22 दिसंबर 2011 को मनमोहन सरकार ने ओबीसी कोटे से 4.5% काट के मुस्लिम समुदाय को दे दिया था माइनॉरिटीज़ के नाम पे। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया। आप देखिए, माइनॉरिटी कोटा मतलब केवल धर्म के आधार पे आरक्षण देना एक अपने आप में बहुत खतरनाक विचार है, बहुत डेंजरस थॉट है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि धर्म के आधार पर एक अलग हिस्सा देना, केवल इस बात पे 2 मुल्क बन गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इस देश के 3 टुकड़े इसी आधार पे हुए थे। ऐसे में जब कोई भी सरकार धर्म के आधार पे आरक्षण देने की बात करती है तो बहुत ही एक डेंजरस लाइन दोबारा खींच रही है। आप अक्सर सुनते हैं अल्पसंख्यक विभाग यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। आपको मालूम पहले ऐसा कोई मंत्रालय ही नहीं था। ये मंत्रालय भी मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में बनाया था। अच्छा, अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटीज़ का मतलब मनमोहन सिंह को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समझ में आता था, इसलिए जितने अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री होते थे वो सिर्फ मुसलमान होते थे और कोई नहीं। ये मोदी सरकार में जब पलटा मामला तो आपने देखा बौद्ध बने, पारसी बने और सिख बने। इसके पहले कोई भी माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर गैर मुस्लिम होता ही नहीं था मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। और बात सिर्फ माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की भी नहीं है, इन्होंने तो नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी बनाया, यानी वक्फ बोर्ड जिसको पहले से इतनी ताकतें थीं उसका भी इनको डेवलपमेंट चाहिए था, और इसका
भव्य उद्घाटन हुआ जिसमें 500 करोड़ रुपया मनमोहन सिंह ने सरकारी खजाने से दिया। 100 करोड़ रुपए का पेड अप कैपिटल रखा, ये भी सरकार ने दिया। और इस कॉरपोरेशन को करना क्या था, आप ज़रा सुने। जो मनमोहन सिंह बना रहे हैं, इसमें सोनिया गांधी भी थी, आपको फ़ोटो में नज़र आ रही हैं। तो इस कॉरपोरेशन को करना क्या था कि ये जो वक्फ विकास निगम है, इसको मॉल्स बनाने थे, दुकानें बनानी थीं, और ये मॉल्स और दुकानें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को दी जानी थी। बहरहाल ये काम हो भी रहा है, और इनके लिए इनको सरकार की तरफ से 600 करोड़ की मदद दी गई। आपको याद होगा मनमोहन सिंह का वो फेमस बयान जब उन्होंने कहा था कि देश के सारे संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। मनमोहन सिंह ने अपनी ये बात लागू भी करके दिखाई। 5 मार्च 2014 को जबकि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने वाला, देखिए चुनाव के जस्ट पहले मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, तब कोई घोषणा नहीं हो सकती, और उसके तुरंत बाद चुनाव भी हुआ 2014 को। आप जानते हैं कि कांग्रेस कितना बुरी तरह हार गई उसमें। तो मनमोहन सिंह ने फरवरी और मार्च में 2 काम किए। मार्च में उन्होंने ऐसा किया कि दिल्ली में 123 जो बड़ी प्राइम प्रॉपर्टीज़ थी उठा के दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी। आप सोचें, मतलब अगर 10-15 दिन देर हो जाती तो फिर वो दे ही नहीं पाते। चलते चलते वो 123 जो बहुत ही कीमती संपत्तियां थी दिल्ली के, उठा के उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी। ये मोदी सरकार ने वापस लिया, और वापस ही नहीं लिया, दिल्ली वक्फ बोर्ड कोर्ट गया, पर कोर्ट ने भी उनका दावा मानने से इनकार कर दिया। अब आप समझिए कि मनमोहन सिंह ने कैसा काम किया होगा। इतना ही नहीं, फरवरी 2014 में मनमोहन सिंह ने जाते जाते हिंदू धर्म को एक बड़ी चोट पहुंचाई जब उन्होंने जैन समुदाय को एक अलग धर्म घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे एक आरोप गौतम अडानी को भी प्रमोट करने का, बढ़ाने का लगता है। तो मैं आपको एक 1994 में इंडिया टुडे का आर्टिकल दिखा रहा हूँ। 1991 से 94 के बीच में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, और देखिए इंडिया टुडे क्या लिख रहा है कि मनमोहन सिंह ने गौतम अडानी की दुनिया बदल दी। एक आदमी जिसकी हैसियत सिर्फ 5.5 करोड़ थी, मनमोहन सिंह की मदद से इस दौरान उसकी हैसियत बढ़ के 350 करोड़ हो गई, अरबपति हो गया। और ये नरेंद्र मोदी पे इल्ज़ाम लगाते हैं। देखिए महाभारत में जिस तरह धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर की तबाही देखी थी, मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल में इस देश को ऐसे ही लुटते बर्बाद होते देखा। लेकिन सवाल यह है कि धृतराष्ट्र तो दुर्योधन के मोह में अंधे थे। मनमोहन सिंह को क्या सिर्फ सत्ता का मोह था, सिर्फ कुर्सी का? जाहिर सी बात है, बिल्कुल वो कुर्सी से चिपके रहना चाहते थे। बल्कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भी राज्यसभा का मोह उनसे नहीं छूटा। लेकिन मनमोहन सिंह कहीं ना कहीं विचारधारा के स्तर पे भी सनातन के आपको खिलाफ नज़र आते हैं। आप देखें कि इनकी जो डॉटर हैं, इनकी जो पुत्री हैं अमृत सिंह, वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के लिए वकील हैं। आपको मालूम है ना ओपन सोसाइटी फाउंडेशन किसकी है? जॉर्ज सोरोस। और सिर्फ वकील ही नहीं हैं, ये मुकदमे किसके लड़ती हैं? ये खूंखार आतंकवादी अब्दुल अल रहीम अल नाशिरी, मतलब जिसने यूएसएस कोल बॉम्बिंग याद होगी, जो कि एक अमेरिकन डिस्ट्रॉयर शिप था जिस पे हमला हुआ था। शायद 17-18 लोग मारे गए थे, इससे ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे। ये आतंकवादियों के मुकदमे लड़ती हैं। इनकी दूसरी डॉटर अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। अशोका यूनिवर्सिटी, जैसा आप जानते हैं, कि पूरी तरह से एक वामपंथी विश्वविद्यालय है। और इनकी तीसरी पुत्री मिज़ोरम पे किताब लिखती है, मिज़ोरम पे। मनमोहन सिंह को देखने के सिर्फ 2 तरीके हैं। या तो आप मान लीजिए कि उनकी नीयत ही नहीं ठीक थी और उन्होंने जानकर इस पूरी तबाही को कराया। दूसरा ये कि सत्ता की लालच ने उनको इस कदर मजबूर बना दिया था कि वो अपने आँख के सामने सब कुछ होता देखते रहे, पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बकौल शायर, कुर्सी है तुम्हारी जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते।